हेलो गाइस, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के जो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्लास 11th के लिए, वहां पे हम लोग आज देखेंगे रिजिड बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उससे रिलेटेड सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। और ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की जब बात करा था बच्चों, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे बिखरा हुआ बॉडीज भी हो सकता है कि अलग अलग जगह में, अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग पोजीशन में डिफरेंट बॉडीज हो सकता है। इन सारे सिस्टम ऑफ बॉडीज का एक सेंटर ऑफ मास एक कोई एक पॉइंट हो सकता है। तो और दैट वेरी पॉइंट में भी कि उसके उस पॉइंट पे मास हो या ना हो। लेकिन आज हम जो देखने जा रहे हैं अभी वो है कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब है कि जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो एडजेसेंट है, कंसेक्यूटिव है। किसी सॉलिड बॉडी के अंदर जो एक एक पार्टिकल मिलकर की वो बॉडी बनता है, उन सारे पार्टिकल्स को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। वो पार्टिकल्स चाहे आपको एटॉमिक रेंज का होगा या फिर मॉलिक्यूलर रेंज साइज का होगा, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, उसी को हम कंटिन्यूअस बॉडी भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चूंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन है कहाँ पे उस पार्टिकल के, टोटल पार्टिकल के मास का जो एक कंसंट्रेटेड मास सपोज करते हैं वो पॉइंट का कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, तो ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड इट। इसको हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। अगर आप हमारे न्यू चैनल में न्यू व्यूअर्स हो, आप जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो सारी चीज आपको मिल जाएगा, आप उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और खास करके ये जेई और नीट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अक्सर फंसते हैं। तो बच्चे मैथमेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहे तो आखिर तक आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बाद हम लोगों ने ये करा है, इस चीज को हम आज कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखेंगे। यानी किसी पॉइंट को, किसी पोजीशन को जब आप पोजीशन वेक्टर में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसको हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में भी दिखा सकते हैं। तो सेम चीज इसी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसको हम ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर कर दूं किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा हमने, और इन दोनों को हम लोग एक्सिस मान लेते हैं, और एक तीसरा ड्रॉ किया, इसको भी एक्सिस मान लेते हैं। तो यानी 3 डायमेंशनल, 3 डायरेक्शन में लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। अब मान लो यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट है सपोज P, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया है R, तो इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें पहले X की तरफ चलना पड़ेगा, फिर Y की तरफ चलना पड़ेगा, फिर Z की तरफ चलना पड़ेगा। जब X की तरफ चलते हो तो X एक्सिस में चलते हो, और जब Y की तरफ चलना पड़ता है तो यहीं से आपको Y के पैरेलल चलना पड़ता है, और फिर यहाँ से आपको Z एक्सिस में चलना पड़ता है, तो Z एक्सिस के पैरेलल चलना होता है। और जब हम इस पॉइंट तक पहुंच गए तो बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट है XYZ, मतलब हमने इधर X चला यहाँ से, और इधर हमने इधर Y चला, और इधर की तरफ हमने Z चला। ये ऑलरेडी आपको वेक्टर्स में ही बताया जा चुका है। अगर हमारे वेक्टर क्लासेस को, लेक्चर्स को आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो जाके आप देख लो, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सारे वेक्टर्स के जो मेरे वीडियोस है उसको आप देख लेते हो तो वेक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। तो ये जो हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। तो अब ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको तो हम लोग कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से एक्सप्रेस करा था, YJ कैप एंड ZK कैप। या बच्चों एक्स वाई जेड के एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इधर जे कैप लेते हैं, अंडरस्टूड है, इधर की तरफ के कैप लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए तक चला, कितनी दूर चला x,
अब इस डायरेक्शन को हम लोगों ने इसको डिस्टेंस कहा, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स इन ओरिजिन ए के बीच का डिस्टेंस x है। अगर हमें इसको डायरेक्शन दिखाना हो कि फ्रॉम ओरिजिन टू ए, अगर इस तरह से डायरेक्शन दिखा दें, एरो दिखा दें, तो हमें इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप है, x डिस्टेंस चला और आई कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी किसी भी डिस्टेंस को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता है और उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ होता है। यूनिट वेक्टर्स का बच्चों वेक्टर में एक कॉन्सेप्चुअल एक थॉट है, एक उसका मीनिंग है कि आप जब भी आप यूनिट वेक्टर की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी के डायरेक्शंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। उसका फिजिक्स में ज्यादातर यही रोल है। तो उसी तरह से अगर हमने y की तरफ चला, a to b चला y के along उसके पैरेलल में, और हमने कहा कि डिस्टेंस हमने y चला, अब हमें इसको डिस्प्लेसमेंट बनाना है। तो हमने कहा कि y एक्सिस की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर है j कैप है, उस डिस्टेंस को j कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी पॉइंट का, स्पेस में कोई पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है, मान लिया कि हमने r कहा और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है कि उस p पॉइंट का x y z एक्सिस के अलग उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये उसका वैल्यू होता है। उसी तरह से अगर मान लो इसमें अगर हमने लगा दिया कि RCM है तो ये XCM हो जाएगा, ये भी YCM हो जाएगा और ये ZCM होगा। IJ के तो यूनिट वेक्टर, उसमें कुछ नहीं लगता है। उसी तरह से अगर इसको हमने R1 करा तो यहाँ पे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हमारे सभी। उसी तरह से R2 करोगे तो x2 y2 z2 लग जाएगा, z2 करोगे व्हाटएवर आप जितना ले जाना चाहते हो ले आ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर को x y z एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट फॉर्म में रखेंगे तो इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आता हूं मैं आपको लेकर के वो जो वैल्यू हमने लिया है, वैल्यू हमने जो लिया है सेंटर ऑफ मास के लिए, तो हमने कहा था कि ये जो सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर है, तो हमने कहा कि ये m1 r1 m2 r2 और इस तरह से nth पार्टिकल के लिए हमने mn rn लिया था एंड डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी m1 m2 इसी तरह से जितने पार्टिकल है mn। अब अगर हम यूं कहें कि ये RCM जो है वो इनफैक्ट क्या है, ये RCM को अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लेते हैं तो इसको हम RCM को कह सकते हैं कि ये जो ये हमारा RCM है, ये RCM हो जाएगा XCM I कैप, YCM J कैप एंड ZCM K कैप। उसके बाद इस साइड में अगर हम बात करें, जैसे M1 है तो M1 हमने करा और R1 है, R1 पोजीशन वेक्टर, तो R1 का वैल्यू हम ये रख देंगे x1 I कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप प्लस उसके बाद m2 r2 है, तो हमने यहाँ पे करा ये m1 है, m2 r2 बोले तो x2 I कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप प्लस इसी तरह से चलते रहेगा हमारा mn पार्टिकल की तरफ चलते हैं, यानी nth पार्टिकल जिसका मास mn मान के चल रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया xn I कैप, yn j कैप एंड zn k कैप। अब इस पूरे वैल्यू को हमने डिवाइड करा किसके साथ, इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करा m1 m2 m3, यानी वो जो रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल्स के मासेस को हमने जोड़ा है, और सारे पार्टिकल के मास को आप अगर ऐड करते हो तो पूरे रिजिड बॉडी का मास हो जाएगा, यानी उसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस कैपिटल M को हम बाहर में 1/m लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारे पार्टिकल्स को आपको देखोगे तो I कैप एक तरह से कॉमन आ रहा है, J कैप के बाकी क्वांटिटी जो आप डिफरेंट दिखा रहे हो।
जैसे यहाँ पे m1 है, x1 है, m2 है, x2 है, mn है, xn है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए i सब में कॉमन है। तो अगर हमने इसका i कॉमन ले लिया, सपोज i को हमने कॉमन ले लिया, i कैप को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यह m1 इस चूंकि ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और लास्ट में हो जाएगा ये mn, लास्ट में हो जाएगा mn xn और यहां पे हमने i कैप कर दिया। इसी तरह से ये m1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या करा, इसको y वाले फैक्टर से वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 y1 j1 m2 y2 j2 इस तरह से सब में मल्टीप्लाई होगा। और ये j1 j2 नहीं बल्कि j है सब में, सॉरी। तो m1 y1 j m2 y2 j और इस तरह से अप टू nth पार्टिकल में क्या कहेंगे mn yn j। तो आप देख रहे हो कि उसमें सिर्फ j कैप कॉमन आता है। तो इसी तरह से अगर हम j कैप कॉमन लेंगे तो m1 y1 आएगा अंडर ब्रैकेट m1 y1, उसी तरह से m2 y2 आएगा और ये चलते रहेगा अप टू mn yn और बाहर में हमारा आ जाएगा j कैप। इसी तरह से हम तीसरे को भी इस तरह से कर सकते हैं और ये चलते रहेगा लास्ट तक। तो इस तरह से अब हमने क्या करा, अब इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब है कि इस साइड में जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो इस तरह का कोफिशिएंट है और इसी तरह से जे कैप का कोफिशिएंट ये है, फिर के कैप का भी कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ऐसा करते ही ये जो 1/m है, ये 1/m ब्रैकेट से बाहर का मतलब ये है कि ब्रैकेट को अगर आप हटा दोगे तो 1/m सब के साथ लग जाएगा। यानी अगर आप ब्रैकेट को अगर हटाते हो तो ये 1/m जो है, तो ये 1/m ब्रैकेट से हमने बाहर कर दिया, जो ब्रैकेट था इसका उसको बाहर कर दिया। अब ये 1/m यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 1/m यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद जो आने वाला है 1/m यहाँ भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमने सबको अलग अलग डिवाइड हमने सेपरेट कर दिया। अब आई कैप का कोफिशिएंट इधर क्या हमारा, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं या यूं कहें कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, उनके कोफिशिएंट्स को अगर इक्वेट करते हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर ये हो जाता है, जे कैप का कोफिशिएंट ये पूरा हो जाता है, के कैप का कोफिशिएंट हमने लिखा नहीं वो भी आ जाएगा। इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या एक्ससीएम है, तो यहाँ आप कंपेयरिंग भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग उसको तुलना करने पर ये जो आपको एक्ससीएम निकला, ये एक्ससीएम इक्वल टू हो गया 1/m अंडर ब्रैकेट m1 x1, इसी तरह से m2 x2 और ये प्लस mn xn हो गया। उसी तरह से अगर हम ycm की बात करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1/m और ये हो जाएगा m1 y1, इसी तरह से m2 y2 एंड m3 y3 और इसी तरह से आपको लास्ट आ जाएगा mn yn। इसी तरह से फिर आप ZCM निकालोगे तो वही वैल्यू आएगा, सिर्फ x y की जगह पे उसको z आपको रिप्लेस करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने जो ये वैल्यू निकाला इसको थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे यहाँ पे। डिफरेंशियल और उसका इंटीग्रल का जो कोफिशिएंट कंसेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं कर दूं डिलीट यहाँ से। जैसे एक वैल्यू को हम लेके चलते हैं, जैसे हमने कहा कि एक्ससीएम ये है 1/m अंडर ब्रैकेट x1 m1 x2 x2 m2 और ये xn mn। चलो, अब जो कंटिन्यूअस बॉडी है उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है
हर एक पार्टिकल्स का मास तो सिमिलर नेचर का होगा, यानी जिसको हमने कहा कि m1 m2 m3 है, ये सारे पार्टिकल्स हम इसको इक्वल या सेम मान सकते हैं। क्योंकि पार्टिकल की जब बात करते हैं ना बच्चों, तो पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज होता है। एटॉमिक साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लिजिबल साइज जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से 10 मॉलिक्यूलर साइज की बात करोगे तो वो हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। तो इतने छोटे छोटे साइज के अगर पार्टिकल है तो उसका मास एक सिंगल बॉडी या रिजिड बॉडी का सेम हो जाएगा, यानी सेम टाइप का मास होगा। इन सारे मासेस को अगर हम m मान लें, और कैलकुलस कहता है कि जब किसी चीज को आप नेग्लिजिबल मानते हो, बहुत छोटा मानते हो, तो उस चीज को आप d लगा दो। अब यहाँ हमने m के साथ dm लगा दिया हर एक पार्टिकल के लिए, तो ये समझ में आ गया कि वो पार्टिकल बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है, वो नहीं के बराबर जिसको कहते हैं आप, वो है। तो अब ये वैल्यू हो गया 1/n। अब ये x1 और m1 को हम कह सकते हैं dm। उसी तरह से ये हो गया x2 और m2 को फिर हम कह सकते हैं dm। और ये इस तरह से ये हो जाएगा xn और dm। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये सारे में dm हमारा कॉमन आता है, तो dm को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 x2 और ये अप टू xn हो जाएगा, और dm को हमने यहाँ पे कॉमन रखा, उसको कॉमन आउट करा। अब यहाँ पे देखो, ये सारे जो डिस्टेंसेस है इसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग जो उसका डिस्टेंस है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारे डिस्टेंस को आप जोड़ रहे हो, तो इसमें हम लोग सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो सिग्मा का इस्तेमाल जब करते हैं, सिग्मा इनफैक्ट इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं सिग्मा xi, या i का वैल्यू या जो भी लिखो यहाँ पे कोई भी डिजिट ले लो, लेटर ले लो, उसका वैल्यू 1 to n कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार हमें i का वैल्यू 1 रखना है तो x1 हो जाएगा। x1 देने के बाद सिग्मा, या इसको समेशन बोलते हैं, एक्चुअली वो ग्रीक लेटर सिग्मा है ये, तो 1 देने के बाद यहाँ पे x1 उसके बाद प्लस देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने x का वैल्यू 2 रखने हैं तो फिर हो जाएगा x2, फिर प्लस करना। इसी तरह से करते करते आप लास्ट xn रखोगे तो प्लस xn हो जाएगा, यानी ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो इन सब को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ये अंडरस्टूड होता है कि ये समेशन है, तो ये i और ये जो नोटेशन है ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बिल्कुल इसको शॉर्ट में आप सिर्फ इस तरह से दिखा सकते हो। यहाँ ये भी अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा x कर दिया और उसके बाद ये हमारा जो dm कॉमन आउट है इसको कर दिया। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि xcm का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/m, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सिग्मा xdm। और इसी तरह से अगर हम y के लिए लेते हैं तो क्या लिखते हैं ycm, यहाँ भी वही लिखते हैं 1/m, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं सॉरी यहाँ पे y हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y dm। पार्टिकल का मास तो वही रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ x लिया तो यहाँ y है। उसी तरह से अगर हम zcm की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास इन z कोऑर्डिनेट या इन z कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/m और ये सिग्मा हो जाएगा आपको zcm z। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग करते क्या, ये अलजेब्रिक के एडिशन में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं समेशन का, सिग्मा का। कैलकुलस क्या कहता है, कैलकुलस कह रहा है कि अगर आप इस तरह से छोटे छोटे चीजों को आप जोड़ रहे हो, किसी भी छोटे छोटे चीजों को अगर आप जोड़ने की काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो हम लोग इसको करते क्या है, इसी चीज को ऐसे ना रख करके हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। तो कैलकुलस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा xcm 1/m। अब यह सिग्मा हटा करके हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा xdm। इसी तरह से अगर हम ycm की बात करेंगे तो 1/m, ये हो जाएगा ydm। एंड दैट ऑफ zcm की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ zdm।
यानी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मान लो ये अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, रिजिड बॉडी की बात करते हैं, जो सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक बॉडी के अंदर है, और डेफिनेटली अगर वो कंटिन्यूअस बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही कहीं पे होगा, यानी उस बॉडी जहां पे सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे वहां पे मास होगा। अगर ये बॉडी डिस्क्रेट अगर पार्टिकल का होता, अलग अलग पार्टिकल डिफरेंट जगह पे होगा, तो उनके सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि जहां उसका सेंटर ऑफ मास हो वहां मास हो ही नहीं, एक हाइपोथेटिकल एक मैथमेटिकल बैलेंसिंग पॉइंट होगा। तो ये जो कंटिन्यूअस बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसलिए सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही कहीं होगा। तो अब इससे रिलेटेड जो है कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होता है, उनके हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने की बात करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसको आप कंटिन्यू देखते रहें। इसके बाद जो हमारा आने वाला वीडियो है, इसमें हम सेंटर ऑफ मास अलग अलग ज्योमेट्रिकल बॉडीज का, फिगर्स का हम लोग निकालने की बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दे आज्ञा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप हमारे साथ बने रहें और हमें हौसला अफजाई करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करूं। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए मैं बहुत सब चीज़ लाने वाले हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।